हाँ जी बेटा जी, कैसे हैं आप सब। आज की बेटा बात करने वाले हैं। हाँ जी बेटा जी, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 की। जी हाँ, चैप्टर नंबर 1 हम कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 भी कर चुके हैं, उसके कुछ हम एमसीक्यूज भी देख चुके हैं और उसके कुछ क्वेश्चन भी देख चुके हैं। तो बेटा जी आज पॉजिटिव माइंड के साथ आज बारी है चैप्टर नंबर 3 की। मैं अगर एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, और भी कोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? क्योंकि इसमें बेसिक स्टोन है किसके, अकाउंटिंग के। चाहे मैं सीए फाउंडेशन की बात करूं या सीएस एग्जीक्यूटिव की बात करूं या फिर किसी भी बोर्ड की बात करूं या दिल्ली सीबीएसई बोर्ड की बात करूं, क्वेश्चन तो यहां से आना ही आना। और रियल लाइफ में भी आप जब भी अकाउंट्स पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे या 12th में पढ़ो या फर्स्ट ईयर में पढ़ो या किसी भी लेवल की आप स्टडी करो, उसके लिए भी बहुत जरूरी है। तो चलिए इस चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग। वैसे तो बेटा ये चैप्टर 4 से 6 नंबर का आपका एग्जाम में इसकी वेटेज है। मिनिमम 6 नंबर तो आप मान के चलिए, अगर ज्यादा भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि 6 का ही आए, तो 6 से भी ऊपर भी आ सकता है और 6 का भी आएगा। ठीक है जी। तो चलिए एक बार मैंने यहाँ पर इसका ओवरव्यू दे रखा है। इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर में मैंने इसका ओवरव्यू दे रखा, मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है अभी हम देखेंगे। नेसेसिटी, क्या जरूरत है अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल अजम्पशन क्या होती है, फीचर्स क्या क्या होते हैं, वो सारी चीजें बेटा हम देखेंगे। और उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, आईएफआरएस क्या होता है, सारी चीजें A to Z देखेंगे। ठीक है जी। तो सर फिलहाल बात करते हैं किसकी, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखिए पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ भी काम करने के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने के क्या कुछ रूल्स होते हैं, बोलो हाँ के ना। सर यस, पढ़ाई मम्मा कहती है कि पढ़ाई करते टाइम मोबाइल यूज नहीं करना, फेसबुक यूज नहीं करनी, क्या कहता है टीवी नहीं देखना। तो ये पढ़ाई करने के क्या है, रूल्स है। ठीक उसी तरह से अगर आप रोड पर कार ड्राइव करते हैं तो कार ड्राइव करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। बोलो हाँ, ओके, होते हैं नहीं होते। कुछ भी गेम खेलने के कुछ रूल्स होते हैं नहीं होते। तो आपको नहीं लगता कि अकाउंटिंग करने के भी कुछ रूल्स होने चाहिए? तो आंसर इज यस, अकाउंटिंग करने के बेटा बिल्कुल रूल्स होते हैं। और मैं तो कहूंगा इनके बिना तो अकाउंटिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये बेसिक स्टोन है, इसी के ऊपर पूरी पूरी अकाउंटिंग टिकी हुई है। ठीक है जी। तो पहले बात करेगा मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, बात कर लेते हैं कि यहां पे सर क्या लिखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आर जर्नल लॉ और रूल्स अडॉप्टेड एंड प्रपोज गाइड टू एक्शन सटल ग्राउंड ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिस। मतलब आप अकाउंटिंग कैसे करें, अकाउंटिंग कैसे करनी है। देखिए अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैं हूं, मैं अगर मेरे को दर्द होता है, मान लीजिए मेरे को सर में दर्द होता है, मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूं और मैं कहता हूं भैया मेरे सर में दर्द है, वो डॉक्टर कहता है ठीक है। वही चीज मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया तो वो कहता है जी आपके सर में नहीं, आपके तो मतलब आइज में दर्द है। और तीसरे डॉक्टर के पास वो कहता है आपके पेट में दर्द है। तो भैया हो क्या रहा है, मतलब कोई डॉक्टर कुछ कह रहा है, कोई डॉक्टर कुछ कह रहा है। तो उसी लिए भैया सब लोग एक जैसी अकाउंटिंग करें। मेरी बात समझना, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं बात करना चाहता हूं कि सब लोग एक जैसी अकाउंटिंग करें, यानी यूनिफॉर्मिटी लेके आए, स्टैंडर्डाइज लेके आए, कि जिसका भी पीएनएल बने। अब आप क्या कहते हैं, कई चीजों से आप जान चुके हैं कि हमने कुछ टर्म्स भी देख लिए। मतलब सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके लिए नए नहीं है, वही ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ठीक है जी। अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं तो सब लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक जैसा बनाए। ये नहीं कि सर इंडिया में कुछ दूसरे तरह का बन रहा है, अमेरिका में कुछ दूसरे तरह का बन रहा है और किसी दूसरी कंट्री में दूसरे तरह का बन रहा है। तो अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल बनाए इसीलिए बनाए गए हैं ताकि हम क्या करें, अपनी स्टैंडर्डाइज करें, उसको यूनिफॉर्मिटी उसमें लेके आए। तो यहां पर बेटा वही दे रखा है कि अकाउंटिंग है जर्नल लॉ और रूल्स है जो अडॉप्ट करते, गाइडेंस करते किसको, सटल ग्राउंड पे हमारे बिजनेस करने में और प्रैक्टिसेस करने की रिकॉर्डिंग करने में। यहां पर बेटा कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं, जैसे कि स्टॉक की वैल्यूएशन। अब देखो आपको नहीं पता स्टॉक तो आपको पता है क्या होता है। अब स्टॉक की वैल्यू जब आपने खरीदा था तब कुछ और थी, ठीक है, और बेचेंगे तो कुछ और। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं लेता हूं ज्वेलरी का, गोल्ड का। देखो गोल्ड आप ले लोगे लेकिन उसका कहते हैं 1 साल बाद उसका रेट कुछ और होगा। तो आप अपनी बुक्स में किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करें। हालांकि गोल्ड एक एसेट माना जाएगा, उसका रिवैल्यूएशन होगा तो किस वैल्यू पर मानी जाए। लेकिन अगर कोई ज्वेलर्स है, मतलब वो ज्वेलरी का ही बिजनेस करता है, और मान लीजिए
ज्वेलरी उसकी क्या है, रॉ मटेरियल। भैया बिजनेस करता है, सेल परचेज करता है, तो उसकी रॉ मटेरियल ही हुई ना। तो ज्वेलरी बेसिकली जो उसने खरीदी थी तब रेट कुछ और था और उसकी मार्केट वैल्यू कुछ और, तो किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करे अपना स्टॉक, ठीक है, किस वैल्यू पर स्टॉक रिकॉर्ड करे। मैं ये बात ज्वेलरी का एग्जांपल किसके कंटेक्स्ट में दे रहा हूं, ज्वेलरी का बिजनेस कर रहा है बंदा या कोई पर्सन ज्वेलरी का बिजनेस कर रहा है, उसके कंटेक्स्ट में ये बात कर रहा हूं। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, सर ज्वेलरी तो एसेट होती है, तो भैया ज्वेलरी एसेट होती है, आई नो, बट कोई ज्वेलर्स क्या बिजनेस नहीं करता, जैसे कि पीसी ज्वेलर्स है, वो तो है ना, वो अपने स्टॉक को किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेगा। तो ऐसा कहने के लिए हमें कुछ रूल्स बताए गए हैं, भैया ऐसी सिचुएशन आए तो उस केस में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करोगे, कह रहा कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। सर ये कहां लिखा हुआ है, ये बेटा कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं क्या नहीं होते। कहता है फिक्स एसेट शुड बी डेप्रिशिएट ओवर द लाइफ, फिक्स एसेट की जो लाइफ है उसको क्या करोगे आप, डेप्रिशिएट करोगे ओवर द लाइफ। अब यहां पर बेटा कुछ और दे रखा है कि इन अदर वर्ड, इन अदर वर्ड मतलब बेसिकली क्या होते हैं ये, कहता अकाउंटिंग प्रिंसिपल वही चीज लिखी हुई, जर्नल रूल्स और लॉ एक्शन यूनिवर्सली वाइल रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, जिसको हम आसानी से रिकॉर्डिंग किया जा सके। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मेन बेसिकली हम क्लासिफाई करते हैं, दो कैटेगराइज करते हैं, इसका मतलब दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है। देखो मैं बार बार कह रहा हूं अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है जिसके ऊपर अकाउंटिंग टिकी हुई है, बेसिक रूल्स होते हैं किसके, अकाउंटिंग करने के। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि सर अकाउंट प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन किसके लिए, अकाउंटिंग करने के लिए। उसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर क्लासिफाई इनटू टू कैटेगरी, दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, एक है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है हमारे क्या होता है, बेसिक असम्पशन पे होते हैं, बेसिक असम्पशन अभी आगे देखेंगे कि क्या होता है। जबकि अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है, जो हमारे बेसिक मैं आपको कहूंगा कि ट्रेंड है या कल्चर है या कोई प्रथा जो चलती हुई आ रही है उसके हिसाब से हम उसकी अकाउंटिंग करें। अभी हम आगे एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तब आपको ज्यादा इसको समझ आएगा। तो सर पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, हमारी बेसिक अजम्पशन है, क्या है, बेसिक अजम्पशन और फंडामेंटल प्रोविजन विद द अकाउंटिंग ऑपरेट, जिससे अकाउंटिंग ऑपरेट होगी। उसके बाद अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है, इट इज आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस और प्रिंसिपल बीइंग फॉलो एंटरप्राइज ओवर द, यानी कि मैं कह सकता हूं जो हमारी कल्चर चलता आ रहा है, जो रिवाज चलता आ रहा है, जो प्रथा चलती आ रही है उसके अकॉर्डिंग जो हम प्रैक्टिस में लेके आते हैं उसको बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन, ठीक है जी। अब मैं बात करने वाला हूं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यहां पर दे रखे हैं तीन, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन जो हमारी हैं तीन है, गोइंग कंसर्न। सर गोइंग कंसर्न क्या होता है, ये बेटा मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। सर गोइंग कंसर्न क्या होता है, गोइंग कंसर्न का मतलब समझते हैं। कंसर्न का मतलब बता दीजिए सर पहले। कंसर्न का मतलब होता है एंटिटी या इंटरप्राइज, ठीक है जी। या फिर एंटिटी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है जी। और इसका मतलब होता है चलते रहना सर हिंदी में, ठीक है जी। गोइंग कंसर्न का मतलब बेटा क्या होता है, चलते रहना। तो मैंने यहां पर आपको मैं ये बोल के चलता हूं कि बिजनेस जो है, अकाउंटेंट, ये जो है अकाउंटेंट है, इसके मन में ये अजम्पशन होती है कि साहब बिजनेस जो है, बिजनेस चलता रहेगा। ओहो सर क्या कर रहे हो आप, क्या बना रहे हो, बिजनेस जो बेटा चलता रहेगा वो इनडेफिनेट पीरियड तक चलता रहेगा, यानी कभी बंद नहीं होगा, ये ऐसा वो अकाउंटेंट मान के चलता है। और इसी अजम्पशन की वजह से, इसी अजम्पशन की वजह से हम क्या करते हैं, अपनी एसेट को, अपनी बेटा एसेट को क्या करते हैं,
बाइफरकेट कर पाते हैं फिक्स एसेट में और करंट एसेट में। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? भाई गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये कहती है कि बिजनेस अकाउंटेंट के मन में ये अजम्पशन होती है कि बिजनेस जो है वो इंडेफिनिट पीरियड तक चलेगा, और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम करते हैं बेटा अपनी फिक्स एसेट और करंट एसेट को हम क्या करते हैं, क्लासीफाई कर पाते हैं, और ऐसे ही हम क्या करते हैं, एक्सपेंस को भी क्लासीफाई कर पाते हैं। सर एक्सपेंस को कैसे? जिसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने देखा था कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। और बेटा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। तो गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है, बिजनेस जो है इंडेफिनिट पीरियड तक चलेगा। इसी अजम्पशन की वजह से हम अपने करंट एसेट और फिक्स एसेट दोनों को क्लासीफाई करते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी क्लासीफाई करते हैं, ठीक है जी। तो चलिए थोड़ा सा रीडिंग करते हैं कि क्या सर वाक्य में यही बात लिखी हुई है। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, यहां पर कहता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन बिजनेस सेल कंटिन्यू फॉर फोर्सेबल पीरियड, मतलब लगातार बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है जी। उससे पहले हमारा एक कॉन्सेप्ट है फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स की क्या खासियत है? सबसे पहली खासियत है ये मैन मेड है। क्या खासियत है बेटा? कि ये मैन मेड है, ये किसी इंसान के द्वारा ही, नेचुरल इंसान के द्वारा ही बनाया गया है। यानी कि जो एक्सपर्ट लोग हैं, अगर मैं बात करूंगा आईसीआई की, उनके द्वारा मैं कह सकता हूं बनाया गया। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल, ये बेटा फ्लेक्सिबल है, टाइम टू टाइम हम इनको चेंज कर सकते हैं जैसे भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है जी। उसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड, ये प्रिंसिपल बनाने के बाद सबको मानने पड़ेंगे। सबको मानने का मतलब है कि जो भी एंटिटी अकाउंटिंग करेगी उसको ये प्रिंसिपल क्या करने पड़ेंगे बेटा, फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब कि ये जनरली एक्सेप्टेड है, सबको मानना पड़ेगा। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, मैन मेड, फ्लेक्सिबल और जनरली एक्सेप्टेड। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बेटा अगला कॉन्सेप्ट आता है यहां पर अजम्पशन। गोइंग कंसर्न हमने समझ लिया, फिर हम आगे चलते हैं। आगे है बेटा जी हमारा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी भी बाबू मैं एक बार आपको समझाऊंगा कि कंसिस्टेंसी क्या होता है। इस कंसिस्टेंसी अजम्पशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पूरे बिजनेस की लाइफ को डिवाइड करते हैं। मान लो ये मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। और जो मेरी पॉलिसी है, पॉलिसी का मतलब मान लो मैं डेप्रिसिएशन चेंज करूंगा, तो जो पॉलिसी मैंने यहां पर फॉलो करी वही दूसरे साल फॉलो करूंगा, वहीं तीसरे साल फॉलो करूंगा, वहीं चौथे साल फॉलो करूंगा, ठीक है जी। तो ये जो पॉलिसी है जो लाइफ में, ये ऐसा अकाउंटेंट के मन में अजम्पशन होती है कि भैया वही पॉलिसी आपकी उसी साल फॉलो होगी। क्या सर ये पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते? चेंज कर सकते हैं, वो उसके कुछ अलग चीज हैं, जैसे कि ये जब रिक्वायर्ड बाय द लॉ हो तब चेंज कर सकते हैं, या फिर कोई रूल्स चेंज हो गया कि भैया आपको नहीं, आपको चेंज ही करना पड़ेगा तब। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, लगातार एक पॉलिसी को आप फॉलो कर रहे हो तो वो फॉलो कर। अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। बात समझ पा रहे हैं? ईयर आफ्टर ईयर। एक अक्रूअल अजम्पशन क्या होती है? अक्रूअल अजम्पशन बेटा करने से पहले वही आपके मन में, माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर अक्रूअल अजम्पशन क्या होती है, तो वो भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। अक्रूअल अजम्पशन, एक मिनट, अक्रूअल अजम्पशन ये पहले थोड़ा रफ कर लेते हैं। एक्रूअल एग्जम्पशन समझते हैं। एक्रूअल एग्जम्पशन समझने के लिए बेटा मैं एक कैलेंडर ईयर बना देता हूं, ठीक है। ये मैंने कैलेंडर ईयर बनाया,
या फाइनेंशियल ईयर कह लो आप। मान लो ये मैंने फाइनेंशियल ईयर बना दिया, ये मेरा स्टार्ट होगा अप्रैल से और खत्म कब होगा सर? मार्च में। ठीक है जी, 1 मार्च को स्टार्ट होगा, 31 मार्च को खत्म होगा। सर डे भी डाल दो, ये मान लो 2019 है और ये मान लो 2020 है। ठीक है जी, अब अक्रूवल अजम्पशन को मैं समझाने वाला हूं। मान लो आपने इस डेट पर, यहां पर, ये मान लो 30 सितंबर है, कितना है बेटा? मान लो आपने यहां पर क्या किया, कुछ गुड सेल किए, क्या किए? गुड सेल किए। ठीक है जी, लेकिन क्रेडिट पे किए बेटा, क्रेडिट पर, क्रेडिट मतलब उधार पे किए। लेकिन जो आपका कस्टमर है, जो आपका कस्टमर है, उसने पैसे कब दिए? मान लेते हैं 30 जून को दिए, 30 जून 2020 को। तो अब आप मेरे को बताइए, ये तो आपका क्या है? फाइनेंशियल ईयर है, क्लोज हो रहा है यहां पर। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, आपके पास 2 ऑप्शन है, आप किस डेट को अपना सेल रिकॉर्ड करेंगे? बताइए किस डेट को सेल रिकॉर्ड करेंगे? एक तो आपके पास ऑप्शन है कि साहब 30 सितंबर करेंगे, 30 सितंबर तक, इस डेट पर जिस दिन आपने ये किया। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास है, डेट क्या है ये? 20 जून। और ये कितना है? 2019। बताइए बेटा, बताइए कहां पर आप रिकॉर्ड करेंगे? तो भैया अक्रूवल अजम्पशन हमारा ये कहता है कि भैया जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई, अकर्ड, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उसी टाइम। अब ट्रांजैक्शन कहां हुई? ट्रांजैक्शन हुई है सब इस डेट पर, मतलब इस डेट पर ट्रांजैक्शन हुई है आपकी 30 सितंबर को। तो आप 30 सितंबर को अपना इनकम रिकॉर्ड कर लीजिए, मतलब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लीजिए, वेदर इट इज रिसीव कैच रिसीव और नॉट, मतलब पैसा चाहे उसका मिला हो या ना मिला हो, जिस दिन ट्रांजैक्शन अकर्ड हुई उस दिन आप रिकॉर्ड कर लें। तो ठीक है, ये अक्रूवल अजम्पशन हमारा कहता है। तो चलिए अपने नोट्स में एक बार चल लेते हैं। अक्रूवल अजम्पशन, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन इट इज अकर्ड एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस। कह रहा उस डेट को मत करो जिस डेट को आप सेटल कर रहे हो, जिस डेट को आप सेटल, मतलब कैश किस टाइम को मिल रहा है आपको, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था अकाउंटिंग पीरियड के बाद मिल रहा है। तो जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उस दिन। आई होप, मेरे को नहीं लगता कि तीनों अजम्पशन में आपको कोई दिक्कत है। गोइंग कंसर्न बिजनेस बेटा चलता रहेगा इंडेफिनिट पीरियड तक, अकाउंटेंट के मन में ये ऐसी अजम्पशन होती है। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार एक पॉलिसी जो आप फॉलो कर रहे हो, ऐसा अजम्पशन होती है कि वही पॉलिसी आप फॉलो करते हुए चलोगे। ठीक है, अक्रूवल अजम्पशन का मतलब होता है जब ट्रांजैक्शन हुई, अकर्ड हुई, तभी उसको रिकॉर्ड कर लो, चाहे उसका पैसा मिला हो या ना मिला हो, ये इसके बारे में बोलता है। ठीक है जी, मुझे नहीं लगता कि बाबू यहां तक आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं, ये एक थोड़ी सी मैंने गोइंग कंसर्न की फोटो यहां दे रखी है। यहां एक पुराने टाइम में होते थे ना मुंशी जी, बताओ मुंशी जी इस बार क्या हुआ, तो उस हिसाब से कुछ इस टाइप के मुनीम जी, दीवान जी और मुंशी जी। मुनीम जी कह लो या मुंशी जी कह लो या दीवान जी कह लो या फिर अकाउंटेंट कह लो, आज की डेट में हम अकाउंटेंट कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज है, अक्रूवल अजम्पशन की फोटो पिक्चर दे रखी है मैंने यहां पर। कब रिकॉर्ड करेंगे? अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, मतलब जिसके ऊपर अकाउंटिंग टिकी हुई है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या कहता है? सबसे पहला प्रिंसिपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल कह लो, अकाउंटिंग एंटिटी कह लो या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कह लो। ये बेसिकली है क्या? ये बेटा डिफरेंशिएट करता है। मैं आपको पहले दिन से बोल रहा था कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि भैया बिजनेस अलग है और उसका ऑनर अलग है। जैसे कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो टॉपर क्लासेस के माध्यम से आप देख रहे हो, तो इसके जो फाउंडर हैं वो भगवान सर हैं।
तो भगवान सर अलग है और उनका टॉपर क्लासेस अलग है। यानी अगर भगवान सर बिजनेस के अंदर से पैसा निकालते हैं तो वो उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? अगर पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं बिजनेस से, उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा, और उसमें लगा रहे हैं तो उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यही कहता है, डिफरेंशिएट करता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। बिजनेस इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑनर। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये बेटा नोट्स वैसे ही शॉर्ट है, आप ये मत कहना कि सर इसमें और शॉर्ट कर दें। ये बेटा ऑलरेडी मैंने शॉर्ट करके दे रखे हैं। सर आप बाकी टीचरों की तरह लिखवाते क्यों नहीं हो? बेटा मैं भी लिखवाऊं फिर आप भी लिखो, ठीक है ना? सारा टाइम तो लिखने में ही निकल जाना है। उससे अच्छा आप सबसे ज्यादा नोट्स मैंने बना ही रखे हैं। 1-2 किताब मैंने पढ़ी है, 3 किताबें पढ़ी, उन किताबों को पढ़कर कुछ नोट्स बनाए हैं। तो इसका मतलब मेरी मेहनत का कुछ एडवांटेज उठाओ। और दूसरी चीज मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ कि आप इस पर सिर्फ लर्निंग पे काम दो, अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग, ठीक है जी? तो मुझे नहीं लगता कि लिखने का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। उसके बाद कहता है बाबू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट वी आर रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब हम इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसको मनी के टर्म्स में मेजर किया जा सके। जैसे कि आपने क्वेश्चन देखे थे जब मैंने सेकंड चैप्टर में करवाए थे, सर क्या करवाए थे? वहां पर दिखाया गया था कि स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय ने स्ट्राइक कर दी, मतलब हड़ताल पे चले गए। तो वो कहते थे बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। अगर उसका कुछ मॉनेटरी अगर होता, उसका मेन रीजन ये है कि भैया कुछ अगर उसका मॉनेटरी लॉस होता है तो हम उसको समझ पाते हैं कि भाई इतना हमारा लॉस है, ठीक है ना? तो हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, उन्हीं ट्रांजेक्शन को बेटा रिकॉर्ड करेंगे जिसको मनी के अंदर मेजर किया जा सके, जिसको मनी के अंदर मतलब कि मेजर किया जा सके। तो कहता है रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। इसमें बाबू ज्यादा समझने का नहीं है, सिर्फ एक जो नाम है वही इसमें काम है, जो इसमें नाम दे रखा है वही इसमें काम दे रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। क्या है बेटा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट? पहले रफ कर लेते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है बिजनेस की जो लाइफ है ना, अब देखो लाइफ है, मैं आपको लेके चलता हूं फिर यहां पर बिजनेस की मान लेते हैं कुछ लाइफ है, ये मैंने बिजनेस की लाइफ बना दी। अब इस लाइफ को ना हमने क्या कर दिया बाबू? डिवाइड कर दिया है। 1 साल, भाई पता तो हो, आंख बंद करके बिजनेस करे जा रहे हैं। हमने पूछा भाई आपके बिजनेस का क्या हाल चाल है? जी पता नहीं, देखना पड़ेगा। भैया इतने टाइम से बिजनेस करो, आपको यही नहीं पता बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है? तो हम क्या करते हैं, उसको शॉर्ट इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं। मतलब काउंटिंग करने के लिए ये प्रिंसिपल कहता है कि आप अपने बिजनेस को डिवाइड कर दो सम इंटरवल में, ठीक है जी? जैसे हम यहां पर देख लेते हैं, भाई यहां कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ, इस डेट पर कितना हुआ। अब ये डिपेंड करता है एंटिटी टू एंटिटी। अगर आप साल भर का बनाना चाहें तो साल भर का बनाना चाहें, 6 मंथ का बनाना चाहें 6 मंथ का भी बना सकते हैं। और कुछ तो बिजनेस ऐसे होते हैं जो क्वार्टरली भी बनवाते हैं, मतलब देखते हैं क्वार्टरली क्या सिचुएशन है तो वो ही बना। तो हम अपने बिजनेस को इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं लाइफ को, ठीक है जी? तो चलते हैं हम आगे। कहता लाइफ ऑफ इंटरप्राइज, लाइफ ऑफ इंटरप्राइज इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल, उसको बोलते हैं नोन एज अकाउंटिंग पीरियड एट द एंड ऑफ द। फिर क्या विच इनकम, इनकम का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, और फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट हम प्रिपेयर कर सकें, ठीक है जी? उसके बाद बेटा आगे चलते हैं। जैसे कि यहां पर दे भी रखा है, ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और खत्म कब होगा इस पे, इन जर्नल। चलिए आगे बेटा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या बोलता है? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल होता है कि हर एक ट्रांजैक्शन को आप प्रॉपर क्लासीफाई, प्रॉपर डिस्क्लोज करो। मतलब कुछ भी आप करते हो, जैसे कि मान लो अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो भैया बताओ किस परसेंटेज से चार्ज किया है, किस मेथड से चार्ज किया है, ठीक है ना? और भी क्या क्या आप उसमें डिस्क्लोज कर सकते हो। मान लो अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल को यहां पर मैं कह सकता हूं इक्विटी भी कहते हैं, कुछ कैपिटल प्रेफरेंस भी होती है। अभी आपको 12th में बताऊंगा
इक्विटी और प्रेफरेंस क्या होते हैं, ठीक है जी। प्रेफरेंस और इक्विटी क्या होता है 12th क्लास में बेटा बात करेंगे। हाँ जी बेटा, कम टू द पॉइंट। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर मतलब कितनी कैपिटल मेरी इक्विटी की है, कितनी कैपिटल मेरी प्रेफरेंस की है। अगर मेरे पास लोन है तो लोन कितने तरह के हैं, क्या वो डिवेंचर के हैं, क्या वो बैंक का लोन है, क्या किसी इंस्टीट्यूशन का लोन है, प्रॉपर भैया डिस्क्लोज करना चाहिए। मतलब जैसे कि मैं कहता हूं कि जब आप एग्जाम में कहते हो, एग्जाम में करते हो ना, सॉरी, जब आप एग्जाम में लिखते हो तो टीचर आपसे कहता है, क्या कहता है कि भैया नोट्स, आपने नोट्स और वर्किंग नोट प्रॉपरली डिस्क्लोज कर रहे हैं, मतलब प्रॉपरली क्लियरली लिखने हैं। तो इसका मतलब वो आपसे क्या कहना चाहता है, जो भी आपने अजम्पशन मानी है या जो भी कुछ भी आपने क्वेश्चन किया है उसका कुछ ना कुछ वर्किंग नोट होता है, तो प्रॉपर डिस्क्लोज होना चाहिए। ठीक उसी तरह से अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो अकाउंटिंग फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल हमें ये कहता है, जिस चीज की भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसको प्रॉपर आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो भैया हमें बताओ किस मेथड से चार्ज कर रहे हो डेप्रिसिएशन। अभी आपको मेथड नहीं पता, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है, वो हम आगे देखेंगे, हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या होता है कि हर एक आइटम को आप प्रॉपर डिस्क्लोज करो। अगर आपके पास एसेट है तो उसको भी डिस्क्लोज करो, कौन सी फिक्स एसेट कौन सी है, करंट एसेट कौन सी है, लायबिलिटी भी अगर आपके पास शॉर्ट टर्म कौन सी है, लॉन्ग टर्म कौन सी है। तो ये प्रिंसिपल यही कहता है कि पूरा पूरा आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करो। चलिए रीडिंग मारते हैं। देयर शुड बी कंप्लीट और अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेशन टू द इकोनॉमिक अफेयर ऑफ द एंटिटी। सारी बातें वही लिखी हुई है, मतलब कि भैया ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाओ, पूरा प्रॉपर डिस्क्लोज करो। एग्जांपल कंटीजेंट लायबिलिटी। सर कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है, आपने दूसरे चैप्टर में भी छुड़वा देता बाबू। कंटीजेंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी होती है जो होने ना होने पर डिपेंड करती है। सर जैसे कि कंटीजेंट लायबिलिटी का कोई एग्जांपल दो ना। कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब है, मान लो आपकी कंपनी के ऊपर किसी ने केस कर दिया, अब आपको ये नहीं पता कि भैया वो केस जीतेंगे या हारेंगे, हमारे फेवर में आएगा नहीं कर, तो ऐसी लायबिलिटी जो अनएक्सपेक्टेबल है, आपको पता नहीं है, उसको कहाँ बोलते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी। ठीक है जी, जी। उसके बाद बाबू थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मटेरियलिटी प्रिंसिपल में भी आपको बताऊंगा, पहले मैं बात कर लेता हूं प्रूडेंस की। किसकी बात कर लेते हैं, प्रूडेंस की बात कर लेते हैं, उसको कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं। प्रूडेंस की बात करने से पहले मैं तो कहता हूं कि बनिए जो लोग होते हैं ना, बड़े चूजे किस्म के होते हैं। चूजे मतलब मेरे को वर्ड ये यूज नहीं करना चाहिए, मतलब मेरे को वर्ड एक याद नहीं आ रहा, मतलब बड़े कंजूस किस्म के होते हैं जो कंजर्वेटिज्म अप्रोच लगाते हैं। जैसे कि मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपकी बात करते हैं, आप एग्जाम दे के आए, ओहो चलिए बेटा इसी में लिख देते हैं। आप एग्जाम दे के आए, आपने एग्जाम लिखा, ठीक है, एग्जाम आप लिख के आए हो, मान लो 100 मार्क्स का आपने एग्जाम अटेंड किया, आपको लगता है कि 90 नंबर तो मेरे आ ही जाएंगे, 90 मार्क्स। लेकिन घर में मम्मा ने पूछा कि बेटा बताओ कितने मार्क्स तुम्हारे आ जाएंगे, तो आप वहां पर क्या करते हो, कंजर्वेटिज्म अप्रोच लगाते हो। आप कहते हो मम्मी मैं 90 मार्क्स का तो ठीक करके आया हूं, लेकिन मेरे 82 85 आ जाने चाहिए, यानी कि आप कम ही बताते हो। समझ रहे हो बात। ठीक उसी तरह से बेटा अकाउंटिंग में जो भी फ्यूचर के एक्सपेक्टेड लॉस है, ये प्रिंसिपल कहता है भैया आज ही रिकॉर्ड कर लो। फ्यूचर के मैं बात करूं एक्सपेक्टेड लॉस है, जैसे कि मान लो मुझे पता है कि मेरा एक डेटर है, मैंने सेल किया है, मेरा एक डेटर है, मैंने सेल किया है, मेरा एक डेटर है, मेरा बेटा एक डेटर है। सर आगे तो बढ़ो डेटर से। मेरा बेटा एक डेटर है, मान लो ये, और इसको मैंने 10,000 रुपये का सामान बेचा है, लेकिन जब भी पैसा मांगने जाओ भाई साहब अजीब अजीब सी हरकतें करता, कहता जी आज है नहीं, या उसको देखकर मेरे को लग रहा, मतलब मेरे को उसकी इंटेंशन समझ आ रही है कि भैया इसके मन में पैसा देने की नहीं है, या आप कई बार आपको वैसे ही पता चल जाता है कि यार इसके मन में नहीं है, इसका मतलब इंटेंशन नहीं है इसका पैसा देना। तो वहां पर ये प्रिंसिपल कहता है कि भैया ऐसे लॉसेस को जो फ्यूचर में होने वाले, मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं,
अभी का लॉस नहीं है, फ्यूचर में होने वाले लॉस को आज ही बुक कर लो। इसको बोलते हैं प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है जो भी आपको लगता है जितने भी एक्सपेक्टेड फ्यूचर में लॉस होंगे, भाई एक्सपेक्टेड ही तो है, आपको लगता हो सकता है दे जाए, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार पैसा मर जाएगा, मतलब लॉस पक्का होना ही होना है, बैड डेट होना ही होना है, तो आप क्या करोगे, उसको रिकॉर्ड कर लोगे। ठीक है जी। उसके बाद यहां क्या लिखा हुआ, लेकिन प्रॉफिट के मामले में आपको लगता है कि भाई फ्यूचर में मेरा प्रॉफिट होगा, वो रिकॉर्ड नहीं करना। ये प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ लॉस के मामले में बोलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा जी यहां पर मैं देखता हूं, ये कहता है डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट इट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉस। कहता है भैया प्रॉफिट की बात नहीं करता है, ये लॉस की बात करता है। कहता है फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर का प्रॉफिट फ्यूचर में रिकॉर्ड करेंगे। देखो ये मैंने हिंदी का डायलॉग लिखा हुआ है, फ्यूचर का प्रॉफिट फ्यूचर में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन फ्यूचर के लॉस के बारे में क्या लिखा, फ्यूचर का लॉस में होने की संभावना है तो आज क्या लिखा हुआ है, आज रिकॉर्ड करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म, फ्यूचर के जितने भी एक्सपेक्टेड लॉस है आज ही बुक कर लो। ठीक है जी। मुझे लगता है कि बेटा यहीं तक रखते हैं, थोड़ा चैप्टर थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता करेंगे क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर है और समझने का थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि एग्जाम में ये तो बात फिक्स है कि यहाँ से कुछ ना कुछ आने वाला है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको बेटा आराम आराम से करेंगे, टेंशन मत लेना। कुछ भी किसी भी तरह की दिक्कत है, किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी टॉपिक में या किसी भी इंडिविजुअल टॉपिक में, तो बेटा आप डायरेक्ट मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ बाबू, थैंक यू।